नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 मार्च के करंट अफेयर के बारे में। तो आपके लिए जो यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, जेई किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हो, उस सेक्टर में करंट अफेयर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हर क्वेश्चन आपको हर जगह तो नहीं मिल पाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो रोज क्वेश्चन 10 आपके लिए लेकर आए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो वीडियो बनाते हैं उसमें जो आपका डिस्क्रिप्शन रहता है वीडियो में, उस डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग पीडीएफ में दे देते हैं। तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल में, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 को, और वहां पे आपको करंट अफेयर की क्लास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लास की सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है वहां पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 13 मार्च के करंट अफेयर के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। पहला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बारक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन देखो, यहां से पहला क्या बन सकता है कि बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये भारत का परमाणु अनुसंधान केंद्र है और इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अजीत कुमार मोहंती को। ठीक है, अब देखो यहां से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो आपको पीडीएफ में भी मिलेगा, पर आपको वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पीडीएफ में तो बस लिखा हुआ मात्र दिखेगा, पर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि मैं आपको यहाँ बताऊंगा। वैज्ञानिक हैं अजीत कुमार मोहंती, इनको भाभा परमाणु अनुसंधान यानी कि बार्क के लिए नियुक्त किया गया है, जो कि 3 वर्षों की अवधि के लिए देश का प्रमुख बहुविषयक परमाणु अनुसंधान सुविधा है। ये आपको बता दें कि 3 साल के लिए नियोजित किए जाते हैं किन्हें? तो यहाँ के निदेशक को। ठीक है, यहाँ नियुक्त किया जाता है इनके निदेशक को यानी कि डायरेक्टर को। इनका जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है दोस्तों बार्क का, ये नोट कर लीजिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो अभी के.एन. व्यास थे, अब इनकी जगह पे कौन आ चुके हैं? ये देखिए प्रीवियस था। ठीक है, तो इनके जो अभी नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं वो अजीत कुमार मोहंती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर अब होगा अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, और हेडक्वार्टर इसका पूछेगा मुंबई है, और इसके फाउंडर कौन थे? तो ये पूछा जाएगा, तो होमी जे भाभा, उन्हीं के नाम पे आज ये अनुसंधान केंद्र है, होमी जे भाभा। और ये कब? तो 1954 ईस्वी में इसे बनाया गया है। ठीक है, 3 जनवरी को। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जीके में पूछ सकता है एग्जाम में, और ये भी क्वेश्चन। ठीक है, और हेडक्वार्टर तो पूछता ही है। और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि भारत के केंद्र सरकार के तहत आता है, यानी कि सरकारी कंपनी बन चुकी है ये, और है एक्चुअली 1954 से ही जब से बनी है। फॉर्मली इसे कॉल किया जाता है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ठीक है, ट्रॉम्बे। तो नोट कर लीजिएगा, इसका जो अलग एक नाम है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे। ठीक है, ट्रॉम्बे जगह का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट मेड बाय द इलेक्शन कमीशन, हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा इन इंडियन विल बी हेल्ड बिटवीन अप्रैल टू मई 7 फेज? दोस्तों ये अभी आपको बता दें कि बहुत करेंट का क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग के दी गई घोषणा के अनुसार भारत में लोकसभा के कितने सीट के यहाँ पे 7 चरणों में अप्रैल से लेकर मई के बीच में चुनाव कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 7वें फेज की बात हो रही है कि इस चरण में अप्रैल से लेकर मई तक के कितने सीटों का चुनाव होगा? तो आंसर है यहाँ पे बी, 543। ठीक है, अब पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कि इलेक्शन कमीशन कराता क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्शन प्रोसेस। ये भारत में किस चुनाव को कराने का, चाहे वो केंद्र का हो या फिर किसी राज्य का चुनाव हो, वो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, इसका जुरिडिक्शन क्या है?
तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका हेडक्वार्टर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव हैं, जो चेयरपर्सन मैन है वो सुकुमार सेन है। और प्रेसिडिंग एग्जीक्यूटिव जो है वो एम प्रकाश रावत हैं। ठीक है, और ये है इलेक्शन कमीशन का चिन्ह। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग इसे कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि अभी करंट में है और अभी इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के। तो आप अपना जो मत है वो सोच समझ के दीजिएगा कि ये 5 सालों में किसने आपको नौकरी दी है, किसने आपको बेरोजगार किया है, या फिर किससे आप बच चुके हैं, किसी चीज़ से आप बच चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को बहुत सोचिएगा, फिर उसके बाद अपना मत दीजिएगा। ठीक है, मैं किसी भी यहाँ पे पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस अपना एक मत देने का एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बना है इलेक्शन कमीशन से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फिलीपींस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अब देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय क्यूज क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्यूज क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बैंकिंग में ये अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है कारून सफायत, जावेद हमजा, आरिफ फतेह या फिर मोहम्मद सतेह। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, मोहम्मद सतेह। नोट कर लीजिएगा, ये बने हैं फिलीपींस के नए प्रधानमंत्री। ओके, अब ये हैं वो नए प्रधानमंत्री मोहम्मद सतेह, जो कि 10 मार्च 2019 को फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे शपथ ली है और प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बनेगा पक्का, श्योर है, 110% ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। रिसेंटली चाइना हैज मेड इट्स जीडीपी टारगेट हाउ मच, यानी कि कितने से कितने परसेंट का इस ईयर चाइना ने अपना जीडीपी जो है वो टारगेट किया है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी ऐसी अर्थव्यवस्था है देश की, जो कि यहाँ पे अपना टारगेट को घटाया है। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, चाइना ने ये अपना जो जीडीपी है घटा दिया है। ये 6.25 है ना, 6.25 से 6.5% कर दिया है। ठीक है, और इससे पहले इसका जो जीडीपी था वो लगभग 7 से ऊपर का था। देखिए, चीनी प्रधानमंत्री ली केकिंग, यहाँ से क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि जो चीन के प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है, तो ली केकियांग ने चिंता व्यक्त की है कि देश अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध के आर्थिक मंदी के बीच में विकास के लिए एक गंभीर और अधिक जटिल वातावरण का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ने ये साल अपने जीडीपी का लक्ष्य घटाकर 6 से 6.5% तक कर दिया है। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है पर ये 6.25 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 6.25 से 6.5% कर दिया है, ये घटाया गया है। ठीक है, और वहीं हम बात करेंगे जापान की, तो ये इसका है जीडीपी यूएसडी में बताया गया यहाँ पे। ठीक है, ये परसेंटेज में नहीं है, तो 4.87 लाख करोड़ यूएसडी है और रसिया का है 1.58 लाख करोड़। तो जापान का देखिए सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम से भी ज़्यादा है जापानीज का। ठीक है, तो ये जो है चाइना जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और पहली कौन है, तो यूएसए। चलिए अगला प्रश्न है आपके अब भारत से, क्योंकि UIDAI इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म हमेशा पूछता है, मैं अभी आगे बताऊंगा। UIDAI रिसेंटली मेंटेन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग आधार सर्विस टू पे फॉर ईच कस्टमर वेरिफिकेशन। ये क्या बात हो गई? अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि जो आधार कार्ड हाल ही में कहा गया है कि निजी संगठनों के प्रत्येक ग्राहक के सत्यापन के लिए आधार सेवाओं का उपयोग करने के लिए उनसे कितने रुपए का भुगतान किया जाएगा। अब यहाँ पे जब आप कहीं पे अपना आधार कार्ड का सेवा लोगे तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। कितने रुपए का? तो ये है दोस्तों 10 रुपए का। ठीक है, याद रखिएगा, 10 रुपये नहीं, ये 20 रुपये है दोस्तों। आंसर यहाँ पे बी होगा, ये बी होगा आंसर, ये नोट कर लीजिएगा, ये आंसर बी होगा। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो मैं बता दूं आपको कि जो आधार UDAI रिसेंटली मेंटेन द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग आधार सर्विसेज टू पे 20 रुपीज़। ठीक है, ये जो है सरकार जो निर्धारित किया है कि जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है अगर आधार सर्विस को
यूज़ कर रही है कस्टमर से, तो वो 20 रुपये तक का चार्ज कर सकती है। ठीक है, UIDAI मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर द सर्विसेज बेस्ड ऑन द विद इन 15 डेज। ठीक है, 15 दिन के अंदर इसके लिए एक इनवॉइस भी इनको भेजा जाएगा। और ये सबसे चेंजेस है। और यहाँ पे इससे रिलेटेड देखिए, आधार से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये वो अक्सर पूछता है। ठीक है, फाउंडर कौन है, तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फाउंडेड कब किया गया है, तो 28 जनवरी 2009 को इसको लाया गया था। ठीक है, ये कांग्रेस की सरकार में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, पर इसे लागू नहीं किया गया था, इसे लागू किया गया है मोदी सरकार में। ठीक है, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इसका मंत्रालय आता है, जिसके अंतर्गत ये UIDAI यानी कि आधार का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका स्टेटस है दोस्तों। ठीक है, इसका जो स्टेटस है, कितने लोग इसको अभी यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में जानिएगा। इसके बारे में जानिएगा। इसके जो है 1.22 बिलियन होल्डर हैं अभी पूरे इंडिया में। ठीक है, अभी तक। और जो इसके की पीपल यानी कि जो चेयरपर्सन है वो हैं J सत्यनारायण और अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, जो UIDAI का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, ये लिख लीजिएगा आप लोग। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ID से आइडेंटिफिकेशन हो गया, नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 बार एग्जाम में, भी ग्रुप D में भी पूछा गया था आपके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बहुत लेट हो रहा है ना, तो क्वेश्चन फटाफट करते हैं। द ब्लाइंड लेडीज डिसेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर दोस्त नोट कर लीजिएगा। ये है आंसर D, अनीश सलीम ने। ठीक है, अनीश सलीम कौन है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा कि ये एक पुस्तक लेखक हैं और ये 2018 में अंग्रेजी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जीत चुके हैं अनीश सलीम। और इनको उपन्यास द ब्लाइंड लेडीज डिसिडेंस के लिए अवार्ड दिया गया है इस बार का। ठीक है, और आपको बता दें कि ये एक ऑथर हैं और इनके जो अवार्ड दिए गए हैं द हिंदू लिटरेसी और साहित्य के लिए भी इनको अवार्ड मिल चुका है, साहित्य अकेडमी के लिए भी इनको अवार्ड मिल चुका है। और ये एक भारतीय हैं। ठीक है, कोचीन केरला से बिलोंग करते हैं ये। ठीक है, अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का विषय क्या था, यानी कि थीम पूछा गया है कि ये क्या था, तो आप सभी को पता होना चाहिए। आंसर है C यहाँ पे, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर द चेंज। ये था इस बार का थीम 2019 का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है, तो नोट कर लीजिएगा। ये आंसर है दोस्तों 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने इसके बारे में लिखा भी है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। और इस दिन जो है महिलाएं जो है लैंगिक समानता की आवाज़ उठाने के मकसद से मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव ना हो, इसलिए इस समानता को आवाज़ उठाने के लिए इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इस दिन उन महिलाओं को और योगदान जो दिए हैं, महिलाओं के इस योगदान मतलब महिलाओं को इस बढ़ावे में उनको बेहतरीन योगदान के रूप में इनको अवार्ड भी दिया जाता है। और इसका जो थीम था इस साल का, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट और इनोवेटिव फॉर चेंज। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 पुरस्कारों का भारत का सबसे बड़ा शहर पुरस्कार, सबसे बड़ा शहर। देखो तो यहाँ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कल मैंने दिया था कि सबसे स्वस्थ शहर, स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब स्वस्थ शहर के बारे में कल पूछा था हमने, तो वो तो था दोस्तों इंदौर। पर सबसे बड़ा स्वच्छ शहर मतलब वो शहर इंदौर से भी बड़ा है, उसका नाम है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में आता है। और आपको बता दें कि क्लीन बिग सिटी के रूप में अवार्ड दिया गया है अहमदाबाद गुजरात को। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। और इंदौर को तीसरे सीधे वर्ष के लिए भारत के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार भी दिया गया है। लगातार 3 बार सबसे स्वच्छ शहर के रूप में कौन है,
तो इंदौर है, और सबसे बड़ा शहर यानी कि इंदौर से भी बड़ा है अहमदाबाद, इसलिए इसको अवार्ड मिला है स्वच्छ शहरों में। ठीक है, अब देखो रिलेटेड है क्वेश्चन गुजरात से, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुजरात का कैपिटल कहाँ है, तो गांधीनगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो विजय रूपानी है, और गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली, और यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 6.27 करोड़ है 11/12 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने निम्नलिखित में से किस देश में ओक्रोवेल की प्रजाति का पता लगाया है, और जो दुर्लभ किलर वेल्स के नई प्रजाति से इसको हो सकती है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के लिए कि यहाँ पे एक ऐसे देश में एक ओकार वेल का पता लगा है। ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज है वेल की, वेल मछलियों की, जिसका पता लगा है और जो कि बहुत ही कम देखे जाते हैं, और इसे हम लोग किलर वेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर है दोस्तों ए, चिली में। चिली जो कंट्री है वो उस वहाँ पे देखा गया है उसके आसपास। तो ये दोस्तों चिली जो कंट्री है वो समुंदर के किनारे किनारे ये तक यूँ कुछ ऐसा ही इसका शेप है इस देश का। ठीक है, चिली की तरह ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तस्वीरों में मैंने आपको दिखलाया, ये है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा चिली है। ठीक है, अब यही जो यहीं पे पाया गया है इसी ओशियन में, पैसिफिक ओशियन में पाया गया है वो फिश जिसे हम लोग किलर स्पीसीज कह रहे हैं, जो वेल के लिए है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेयर मतलब बहुत कम देखे जाने वाला वो वेल यहाँ पे दिखा है जिसका नाम है ओकोरा, है ना, ओरका वेल्स। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला हमारा जो सवाल है क्वेश्चन देखिए, यहाँ से रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं कि चिली इज अ लॉन्ग नैरो कंट्री स्ट्रेचिंग अलोंग द साउथ अमेरिका वेस्टर्न, ये इसके बारे में बताया गया है, 6000 किलोमीटर में फैला हुआ है और पैसिफिक ओशियन के किनारे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के इस दल ने चिली में किलर वेल जिसका नाम है ओरका वेल, ठीक है, इसका पता लगाया है, जो कि एक प्रजाति है वेल्स की। और देखिए कैपिटल पूछ सकता है चिली का, अगर ये फेमस है तो सैंटिगो है यहाँ का कैपिटल। करेंसी है चिलियन पेसो, पेसो यहाँ का करेंसी है, याद रखिएगा। और जो भाषा बोली जाती है यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ का, ये एटकामा डिजर्ट है जो कि एक मरुस्थल है, और वाले दे लूना और चेलो आइसलैंड। ठीक है, तो ये सब वहाँ के टूरिस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये थोड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ की जगहों के लिए, आप कभी घूमने जाओ तो जरूर जाना। ओके, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सारे क्वेश्चन ये जो तीनों हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इसका एरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत ने हाल ही में निम्नलिखित देशों में बीच अपना तीसरा IT कॉरिडोर शुरू किया है, किसके किसके बीच हुआ है, भारत और चाइना के बीच में। नोट कर लीजिएगा, आंसर इज सी, आंसर इज बी, चाइना। ओके, इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च अ थर्ड IT कॉरिडोर इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री, तो चाइना इज द राइट आंसर। दोस्तों चाइना के साथ इनने IT कॉरिडोर जो कि दलियन और गुयांग जो शहर है उनसे रिलेटेड है, और द प्राइमरी एम ऑफ द IT कॉरिडोर वुड बी फैसिलिटेट द पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना कंपनीज, जो कि प्राइवेट कंपनी जो IT सेक्टर की कंपनी है उनसे कोलैबोरेट करेगी। अभी तक तो ये अमेरिका के साथ करती थी, कि अब यहाँ पे चाइनीज़ कंपनियों के साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगी, और इंडिया चाइना IT कॉरिडोर का निर्माण भी होने वाला है। द इंडियन सॉफ्टवेयर एंड द सर्विस इंडस्ट्री को इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे जो बात हुई है वो चाइना से है, तो चाइना की करेंसी है रेनिम्बी, और यहाँ की कैपिटल है बीजिंग, और जो पॉपुलेशन है वो 1.38 करोड़ का है। ठीक है, जो कि भारत से बहुत ज़्यादा है अभी 2017 की जनगणना के अनुसार। और ऑफिशियली स्क्रिप्ट है यहाँ पे चाइनीज़ भाषा बोला जाता है, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं उनका नाम है जिंग जिनपिंग। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न थे यहाँ से। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चाइना कंट्री है दोस्तों, इसका फ्लैग है। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोगों को जितने भी प्रश्न यहाँ से हमने दिए हैं वो आपके एग्जाम के में आए और आपको याद रहें। और इसका PDF आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा एजुकेशन की 86 और हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हर क्लास का PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।